नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं का पहला अध्याय व्याकरण का समझा रही हूँ, जिसमें है सबसे पहले भाषा, लिपि, व्याकरण और साहित्य। तो भाषा क्या है? भाषा विचारों का आदान प्रदान है। किसका है? विचारों का आदान प्रदान है। यह भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने पहुंचाता है तथा दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करता है। तो वो क्या है? भाषा है। भाषा है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे भारत की कुछ भाषाएं हैं। क्या है? हिंदी भाषा, तमिल है, पंजाबी है, मलयालम है, गुजराती है, बांग्ला है, संस्कृत है। और विश्व की कुछ भाषाएं जैसे फ्रेंच है, चीनी है, उर्दू है, अरबी है, अंग्रेजी है, जर्मनी है। तो ये किसकी हो गई? विश्व की भाषाएं हो गई। अब भाषा के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? मुख्य रूप से तो भाषा के दो ही प्रकार हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा है। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा में जब हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे भाषण देना, जैसे फ़ोन पे बातचीत करना, कहानी सुनाना आदि, ये सब क्या है? ये भाषा के मौखिक रूप है। अब भाषा का है लिखित रूप। जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे अखबार, पत्र, पुस्तक आदि, ये लिखित भाषा का प्रयोग होता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रेखा पुस्तक पढ़ती है। अब रेखा पुस्तक पढ़ती है, आप ही कहोगे कि पुस्तक पढ़ना क्या है? पुस्तक पढ़ना भाषा का मौखिक है, क्योंकि वो बोल रही है। अरे वो लिखित है क्योंकि वह लिखी हुई चीज़ को पढ़ रही है, इसलिए पुस्तक, पत्र, अखबार आदि ये भाषा के लिखित रूप हो गए हैं। अब देखो, साहित्य भाषा है क्या? आम बोलचाल में साहित्य भाषा का जो प्रयोग कम ही होता है, कम होता है, लेकिन भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध, अलग और परिमार्जित हो जाती है। यह भाषा का मानक रूप हो जाता है, अर्थात इसमें साहित्य की रचना होती है। कविता, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, उपन्यास आदि साहित्य के विभिन्न विधाओं से साहित्य की भाषा में की जाती है, विधाओं में रचना की जाती है। अब ये है मातृभाषा। किस प्रकार है हमारी हिंदी? मातृभाषा किस प्रकार है? हिंदी हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा माँ के द्वारा बोले जाने वाली भाषा, अर्थात परिवार में रहने वाले सदस्यों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है तो वह मातृभाषा कहलाती है। और माँ ऐसी ही तो बच्चा ऐसी ही तो भाषा बोलेगा जैसे उसका परिवार में बोली जाती है, तो इसे कहते हैं मातृभाषा। अब हमारा आगे है ये राष्ट्रभाषा कैसे है, राजभाषा कैसे है। राष्ट्रभाषा, हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों कहा? क्योंकि देश में बहुसंख्यक समाज के द्वारा बोली जाती है। यह बहुसंख्यक समाज के द्वारा बोली जाती है। इसमें संपूर्ण राष्ट्र की संस्कृति और जीवन की अभिव्यक्ति होती है, वह हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं जो विभिन्न लोगों के द्वारा, राष्ट्र में अधिकतर लोगों के द्वारा बोली जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा, अब हिंदी को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जब 18 भाषाएं थी, लेकिन हिंदी को उसमें 17वां स्थान दिया गया है। 17वां स्थान दिया गया है। हमारी जो हिंदी भाषा है वह संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। इसी कारण 14 सितंबर को भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब है कि भारतीय ये भाषाएं क्या हैं? भारत में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है, परंतु भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता मिली गई है। ये 22 भाषाएं कौन सी हैं? हिंदी है,
संस्कृत है, डोगरी है, कश्मीरी है, पंजाबी है, सिंधी है, उर्दू है, मणिपुरी है, मराठी है, गुजराती है, मैथिली है, उड़िया है, बंगला है, असमिया है, बोडो है, कोंकणी है, संथाली है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है और नेपाली है। अब है अगला हमारा क्या है, बोली। अब बोली क्या है? बोली वो होती है बोली जो एक बोली भाषा का वह रूप है जिसे किसी सीमित क्षेत्र में विकसित भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। बोली प्राय बोलने तक सीमित रहती है। इसमें सामान्य साहित्य की रचना नहीं होती। भारत में अनेक बोलियां हैं जैसे ब्रज, क्योंकि ब्रज पहले क्या थी? ब्रज पहले भाषा थी, क्योंकि जो प्राचीन काल में जो पहले हुई थी उसमें जो हिंदी साहित्य की रचना हुई थी वो ब्रज में हुई थी। तो तब तो ब्रज क्या थी? भाषा थी। लेकिन आज ब्रज एक बोली हो गई है। ब्रज का स्थान किसने ले लिया? खड़ी में, क्योंकि आज जो रचनाएं हैं वो खड़ी बोली में होने शुरू हो गई हैं, तो इसका स्थान खड़ी बोली ने ले लिया है। अवधी है, मगही है, भोजपुरी है, बुंदेली है आदि है। ये क्या है? हमारे स्थानीय बोलियां हैं। अब है लिपि। लिपि का मतलब क्या होता है? लिपाई करना। जैसे जब मनुष्य ने भाषा का विकास करना आरंभ किया तब उससे ध्वनि को निश्चित रूप देने की आवश्यकता महसूस होने लगी। अतः उन ध्वनियों को चिन्हित रूप देना प्रारंभ कर दिया और वह क्या कहलाई? लिपि कहलाई। वो क्या कहलाई? लिपि कहलाई। किसी भाषा की, अब इसको परिभाषा देखना, किसी भाषा की उच्चारित ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाते हैं, उसे लिपि कहते हैं। अब देखो कुछ भाषाएं लिपियां होती हैं, हर भाषा की अपनी अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी है, तमिल की तमिल है, मराठी की देवनागरी है, तेलुगु है, कोंकणी की देवनागरी है, संस्कृत की देवनागरी है, कश्मीरी की देवनागरी है, मलयालम है, बोडो की देवनागरी है, नेपाली की देवनागरी है, संथाली की देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है। अब है आगे देखो व्याकरण। व्याकरण है क्या? व्याकरण शब्द की रचना दो उपसर्ग तथा एक शब्द के योग से हुई है। जैसे फी जमा आ जमा करण, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से विशुद्ध करना। स्पष्ट है कि व्याकरण का अर्थ है भाषा को शुद्ध रूप देना। जैसे देखो जब व्याकरण के नियमों का पता नहीं था तो वाक्य को देखो बोलना कि मोहन आम खाती है। अब मोहन आम खाती है, अब इनको नियम नहीं पता है कि व्याकरण की दृष्टि से वाक्य कैसा है। वाक्य गलत है कि लड़कियां बास्केटबॉल खेलती है, यहाँ है। अब देखो यहाँ इसी के में किसकी गलती है? क्योंकि है को क्या लिखा हुआ, उसमें है लिखा हुआ है किसके लिए? एक वचन के लिए आता है, जबकि यहाँ लड़कियां बहुवचन है तो बास्केटबॉल खेलती हैं आएगा। अब इसमें देखो आगे व्याकरण के विभाग। व्याकरण के क्या होगा? विभाग हो गए। अब व्याकरण के विभाग हो जाते हैं तो कितने हो गए? व्याकरण के विभाग है वो है 3, वन विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वन विचार क्या है? इसमें वर्ण रूपों, स्वरों एवं व्यंजनों के भेद और उच्चारण के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें बताया जाता है कि वर्ण क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, इनके भेद क्या है, उच्चारण स्थान क्या है, ये सब किसमें बताया जाता है? वन विचार में। अब क्या आ गया कि शब्द विचार आ गया। इसके अंतर क्या बताया जाता है? शब्दों का भेद, रचना, शब्द का निर्माण, प्रक्रिया तथा नियमों को बताया जाता है। अब है वाक्य विचार क्या है? इसके अंतर्गत वाक्य रचना, भेद, वाक्य का विश्लेषण करना आदि का अध्ययन किया जाता है। अब है साहित्य है क्या? किसी भी भाषा का संचित ज्ञान क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। किसी भी भाषा का संचित ज्ञान साहित्य कहलाता है। जैसे अब देखो साहित्य के भी कितने हो गए? प्रकार हो गए साहित्य के। और हमारे साहित्य को कितने प्रकारों में बांटा गया? 2 भागों में। मूल रूप से साहित्य की 2 विधाएं होती हैं, विधाएं बोलते हैं। जैसे साहित्य की विधा हो गई गद्य साहित्य और पद्य साहित्य।
गद्य साहित्य में क्या है कि गद्य साहित्य अपने ढेर सारी कहानियाँ सुनाना, गद्य साहित्य में जो लेखक होते हैं अपनी अभिव्यक्ति को वो कैसे करते हैं, वो अपनी अभिव्यक्ति को लेकर ना तो उसमें कोई छंद होता है, वो सीधे और साधारण ढंग से अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये गद्य साहित्य हो गया। गद्य में साहित्य की विधा कौन सी हो गई? गद्य में है नाटक है, कहानी है, एकांकी है, लेख है, जीवनी है, संस्मरण, पत्र, उपन्यास आदि, ये सब इसी ही विधा के उदाहरण हैं। अब है कि पद विधा। पद साहित्य क्या हो जाता है, इसमें ढेर सारी कविताएं पढ़ी लिखी होंगी और साथ ही उसमें कवियों ने अपनी भाषा को मतलब सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए क्या उसमें गीतों को गाने लगते हैं, उसमें कुछ अर्थ निकलते हैं। इसके अर्थ ज़्यादातर काल्पनिक भाव को अभिव्यक्त करते हैं। इसके साथ ही इसमें तालमेल बिठाते हैं, छंदों का, अलंकार का, रस का, गुणों का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी गद्य की साहित्य की विधा क्या हो गई, जैसे गीत हो गई, कविता हो गई, गज़ल हो गई, पद हो गए, दोहा हो गए, छंद, कविता, चौपाइयाँ, ये इस गद्य के प्रमुख उदाहरण हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखें।